गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 बनाइए, इसे अच्छे से लेवल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ नेशन मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के बारे में बात हो रही है 1870 से लेके 1947 तक। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, आज 26 नवंबर है और आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे है ना। हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर को ही हुआ था, है ना। 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। और उसके बाद कब 26 जनवरी 2000 बोल रही हूँ 1950 में लागू हुआ था, है ना। तभी हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से इसे मनाते हैं। लेकिन आज आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। लिखा है अ नेशन इन द मेकिंग। क्या बोलते हैं, इन इट फर्स्ट 20 ईयर्स, यानी शुरू के 20 साल, यानी 1885 से लेकर 1905 तक की कांग्रेस वर मॉडरेट इन इट ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड, यानी उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स जो थे वो मॉडरेट करे थे। दे फील्ड, उनको ऐसा महसूस हुआ, उनको ऐसा लगता था दैट द ब्रिटिशर हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, कि ब्रिटिश जो हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा न्याय पसंद और स्वतंत्रता पसंद हैं, और वो उनकी मांग को, उनकी डिमांड को जो वो कह रहे हैं उसको सुनेंगे, समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, एंड वुड एक्सेप्ट जस्ट द डिमांड ऑफ इंडियंस, है ना। इंडियंस के डिमांड्स को एक्सेप्ट भी करेंगे। सॉरी, सो दे पुट फॉरवर्ड मैनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स डिमांड्स। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या करा, बहुत सारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड्स जो है अंग्रेज़ों के सामने रखी। सम ऑफ देयर मेन डिमांड्स वर, उनमें से कुछ मेन डिमांड्स जो है आपके सामने पेश की गई हैं। पॉलिटिकल डिमांड्स उनकी क्या थी, सबसे पहले उनकी डिमांड ये थी, ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो आपका विधान मंडल होता है, विधानसभा होता है, उसमें भारतीय रिप्रेजेंटेटिव, भारतीय प्रतिनिधित्व का होना भी ज़रूरी है। उसके बाद बोलते हैं मोर पावर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो आपका विधान मंडल है, विधानसभा जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उसको आप पावर दें, उसके पास अपनी शक्तियाँ होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दूज प्रोविंस वेयर इट इज़ नॉट। ठीक है, उनको अपना काम करने के लिए दे, उनको उनकी परमिशन दी जाए। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल। कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स जो हैं वो लोग लंदन में रहते हैं, है ना। लेकिन ये उन्होंने परमिशन दी थी कि अगर कोई इंडियन उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, उस एग्ज़ाम में बैठना चाहे तो बैठ सकता है। लेकिन क्योंकि इंडियंस इतने अवेयर नहीं थे, है ना, और इतना इकोनॉमिकली बहुत अच्छे भी नहीं थे, उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी जो वो लंदन जा सके एग्ज़ाम देने के लिए। तो उन्होंने ये मांग रखी कि भाई जो सिविल सर्विसेज की होती है, आईएएस, यूपीएस, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं यूपीएससी वाले, ऑल ओवर एग्ज़ाम्स जो हैं सिविल सर्विसेज के, वो जो है आप लंदन के साथ साथ इंडिया में भी कंडक्ट करवाएं। इसके बाद बोलते हैं सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, यानी कि आपके विधानसभा और जो न्याय वो होता है ना, कार्यमंडल और न्याय मंडल जो है, उन दोनों को अलग अलग करें, है ना, एक साथ मर्ज अप करके ना रखें। उसके बाद बोलते हैं रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट, और जो आपने आर्म्स एक्ट दिया था उसको वापस ले, एंड डिमांड ऑफ फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उन्होंने कहा कि हमें खुल के स्वतंत्र रूप से खुल के अपनी बात बोलने की, अपने विचारों को रखने की आज़ादी दी जाए। ये तो उन्होंने पॉलिटिकल्स डिमांड्स करे थे। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिकल डिमांड्स क्या थे उनके। उन्होंने कहा था रिडक्शन इन लैंड रिन्यूज़, यानी कि जो आपका टैक्स दिया जा रहा है, कौन सा लगान जिसे हम कहते हैं, जो खेती के ऊपर दिया जाता है, उसको कम किया जाए। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी मिलिट्री पे जो खर्चा किया जा रहा है उसको भी कम किया जाए। मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि खेत की फसलें जो हैं वो अच्छी हो सके। इम्प्रूव इन फॉरेस्ट लॉज, यानी कि फॉरेस्ट जंगलों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि बेटा आप सब जानते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पे कोई हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप करने या हमारे साथ व्यापार करने नहीं आए थे, वो हमारे संसाधनों का मिसयूज़ करने आए थे, है ना। वो देखिए, उन्हें लकड़ी चाहिए थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी यहाँ से सप्लाई करते थे,
उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था अगर हमारे जंगल खाली हो रहे हैं, या ज़मीन पे उन्हें मालूम था अगर वो नील की खेती करेंगे तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नील की खेती करते रहते थे, जो कि एक गलत बात थी, है ना। उनसे कहा गया कि भाई नील की खेती मत करो, लेकिन वो कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि आज नहीं तो कल हम इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, फिर यहाँ के लोग जिए या मरें हमें क्या मतलब है ना। तो इसलिए वो यहाँ के जो भी संसाधन थे, जो भी रिसोर्सेज थे, उनको पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए थे। इसके बाद उन्होंने बोला कि भाई प्रिवेंशन ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड, यानी कि जो इंडियंस लेबर अब्रॉड में हैं, जिनको यहाँ से इन्होंने भेज दिया था कि भाई तुम वहाँ जाके काम करो, तुम्हें हम ज़्यादा पैसे देंगे। बहुत सारे गरीब लोग थे जो लालच में भी आ जाते थे, है ना, और उस लालच के कारण उनको बाहर भेज दिया जाता था इंडिया से काम करने के लिए, क्योंकि भाई वो गरीब थे, उनको थोड़े से पैसे भी बहुत मालूम होते थे, है ना। तो सॉरी बेटा, ये घूम गया थोड़ा सा, है ना। तो क्या मतलब है कि उनको थोड़े से पैसे भी बहुत ज़्यादा मालूम होते थे, तो वो चले जाते थे। लेकिन जब वो वहाँ जाते थे तो वहाँ उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार हुआ करता था, उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। तो उन्होंने डिमांड रखी कि भाई ये जो इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसको सही किया जाए। पुट्स मेथड टू पुट्स फॉरवर्ड डिमांड्स, यानी अपने डिमांड्स को उन्होंने गवर्नमेंट के सामने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने किस तरह से रखा। तो यहाँ देखिए लिखा है मेथड यूज बाय कांग्रेस इन अर्लियर ईयर, यानी कि जब मेथड्स जो इस्तेमाल करें 1885 से लेके 1905 तक, उन्होंने नंबर 1 ये मेथड इस्तेमाल करा, पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स टू गवर्नमेंट थ्रू द मोरमिट्स, यानी कि अपनी बातों को गवर्नमेंट के पास पहुंचाया, सिंपल सी बातें बोलने के अधिकार के थ्रू, है ना। सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टू द मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, इसके अलावा अपने रिप्रेजेंटेटिव को उनके पास भेजा गया। क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीच, और ब्रिटिश रूल्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया, तनकीद की गई, उसका एक तरह से विरोध किया गया, ऑब्जेक्शन किया गया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं वो इस तरह से रूल अपनाने ये गलत है ना। इसके बाद बाय राइटिंग आर्टिकल्स लिख के उन्हें भेजे गए, बाय राइटिंग कॉलम्स इन द न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिख के उन्हें भेजे गए। तो ये तरीक़े उन्होंने अपनाए थे। चलिए, उम्मीद करती हूँ वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। अब पहला क्वेश्चन लिखा है, इन योर ओपिनियन, आपके नज़रिए से, वाई डिड द कांग्रेस डिमांड टू द ग्रेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, आपको क्या लगता है कि इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा विधानसभा में बैठने की मांग क्यों की गई थी। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि भाई कांग्रेस ने अपनी डिमांड इसलिए की ताकि वो भी अपना कंट्रोल कर सके, है ना। सब चीज़ें अंग्रेज़ों के हाथ में ना रहे, कुछ चीज़ें वो अपने हिसाब से अपने देश के लिए बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वाई वॉज फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेस वन ऑफ द की ऑफ डिमांड फ्रॉम द बिगनिंग, यानी शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने यही मांग क्यों की कि हमें अपने आप को खुल के विचार करने की अनुमति दी जाए। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ द प्रिंसिपल दैट सपोर्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल और द कम्युनिटी टू आर्टिकल स्टेट द ओपिनियन एंड आइडियाज़ विदाउट फियर, यानी कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसकी मांग इसीलिए की गई ताकि हम अपनी बात, अपने विचार को बिना किसी के डरे सबके सामने रख सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच मैथड वॉज यूज बाय द कांग्रेस टू पुट फॉरवर्ड इट्स डिमांड इन द अर्लियर ईयर, कौन कौन से मेथड्स थे जिनका इस्तेमाल करके कांग्रेस ने अपने डिमांड को रखा। देखिए, इसका आंसर आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे, अपने दूत जिसे कहते हैं उन्हें भेजा गया, किस तरह से उनकी निंदा की गई अपने स्पीच में, अपने भाषणों में, है ना। आर्टिकल्स लिखे गए, न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिखे गए, अपनी बात को पहुंचाने का उन्होंने यही तरीका अपनाया। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, इन योर ओपिनियन, आपके ख्याल में, आपके विचार से, वाई वॉज द अर्लियर मैथड ऑफ कांग्रेस कॉल्ड द मॉडरेट इवैल्यूएट, यानी अब बोलते हैं, ये बताइए कि आपके ख्याल में ऐसा क्यों कहा गया है कि उनका जो पहले विचार था वो मॉडरेट था। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। बेटा, ये आपका आंसर नंबर 4 है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग है, 4 लिख लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे, बिकॉज दे बिलीव्ड इन द डिमांडिंग रिफॉर्म्स एंड अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल टू द पीसफुल मीन टू द अचीव देयर एम्स। तो देखिए, इसको आप ये लिखेंगे कि भाई उनको मॉडरेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो लोग शांतिपूर्वक, बिना लड़े, बिना झगड़े तरीक़े से अपनी बात मनवाना चाह रहे थे, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल करना चाह रहे थे।
ठीक है। चलिए तो आज की वर्कशीट को अब हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।